सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट, जिसके अंदर मिडिल ईस्ट की कुछ बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तुर्की पर उम्मत मुस्लिमा ने ऑलरेडी भरोसा करना बंद कर दिया है। ये तब से हुआ है जब से अर्तुगरुल गाजी सीरियल निकाला और तुर्की ने अर्तुगरुल गाजी सीरियल बनाकर और उससे फेम कमाकर उसने अपने आप को मुसलमानों का लीडर बनाने की कोशिश की, जिससे सऊदी अरब भी घबरा गया था कि ये चाह क्या रहा है। लेकिन धीरे धीरे एर्दोगान जो है वो कुर्दोगलू साबित हुआ। पूरी उम्मत ने लानत भेजी और हर बार ये उम्मत के साथ, कौम के साथ धोखा करता है। कभी भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आप देखेंगे तो तुर्की अमेरिका और नाटो के साथ, यूरोप के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अरब देशों से, मुस्लिम देशों से अलग दोनों हाथ में ये लड्डू लेता है। जैसे गाजा के मामले में ये लीडर बन के आ गया कि मुसलमानों का यही तो लीडर है। लेकिन 2.5 साल तक ये झूठ बोलता रहा, लेकिन इजराइल को ये फूड सप्लाई करता रहा, गैस देता रहा, इजराइल से ही सामान लेता रहा। ये सच्चाई है। आज जब नाटो की पार्लियामेंट में, क्योंकि नाटो में तुर्की शामिल है, नाटो की पार्लियामेंट में जब तुर्की का बोलने का समय आया तो तुर्की की पार्टी ने तुर्की की तरफ से 25 से 26 पेजों का एक डॉक्यूमेंट फाइल किया। ये रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। उस फाइल के अंदर तुर्की ने ईरान को सीधा सीधा खतरा बताया। कहा कि ईरान जो है दुनिया के लिए खतरा है। देखिए आप हैं। और कहा कि ईरान के खतरे से निपटने के लिए सऊदी अरब, यूएई, इन 2-4 अरब देशों को नाटो में शामिल करना चाहिए, ताकि नाटो और अरब देश मिलकर ईरान के खिलाफ कदम उठा सके। अब आप यहां से तुर्की का हरामीपना देखिए, जहां पूरी दुनिया के मुसलमान ये चाहते हैं कि तमाम मुस्लिम देश एक हो जाएं। और पाकिस्तान और सऊदी ने खुद कहा कि दूसरे देशों का भी वेलकम है, आइए और मुस्लिम नाटो बनाइए। लेकिन ऐसे में रजब तैयब एर्दोगान के पिछवाड़े में डोनाल्ड ट्रंप ने बांस किया कि देखो, तुम्हें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर नाटो में ईरान के खिलाफ बोलना है, इससे तुम्हें F-35 जल्दी भी मिलेंगे, हमारा समर्थन मिलेगा। मतलब समझ रहे हैं, जिसको अमेरिका के करीब जाना है, अमेरिका से डील करनी है, तो उसे ईरान के खिलाफ जहर उगलना है। जबकि इसी हरामी का दोगलापन आपने देखा है। कुछ ही समय पहले ईरान के बड़े बड़े लीडर तुर्की के अंदर थे। तुर्की ईरान को एक जगह अपना भाई बताता है और दूसरे पक्ष में जाकर उनसे बड़ा जहर उगल के उनका सगा बनने की कोशिश करता है। तो तुर्की के इस दोगले और दोहरे रवैये पर उम्मत क्या सोचती है, कमेंट कीजिएगा। वहीं रशिया के बारे में भी जहर उगला इसने नाटो की पार्लियामेंट में। तुर्की ने कहा कि ये जो ईरान है, रशिया है, चाइना है, ऐसे देश एक साथ होकर खतरा बन रहे हैं इलाके के लिए। इसके बाद रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का बयान आया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ईरान और रशिया की जो डिफेंस डील और आगे जो भी डील्स हो रही हैं, वो इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए डील की जा रही है। वहीं दोस्तों, एक बार फिर से ये है सबूत, रशिया के कार्गो जहाज हथियार लेकर एक बार फिर से ईरान उतरे हैं। अब सोचिए ईरान को कितना गलत पोर्ट्रे किया जाता है कई मुद्दों पर, जैसे कि वो ईसाई विरोधी है, ईसाइयों के खिलाफ है, जबकि इजराइल हर धर्म के खिलाफ है। अब आप स्क्रीन पर देखिए, ईरान ने तेहरान के अंदर एक नया मेट्रो स्टेशन बनाया है। वहाँ ऑलरेडी मेट्रो है और बहुत बेहतरीन मेट्रो है। तो एक जो मेट्रो बनाया है उसकी पूरी थीम जनाब हज़रत मरियम पर रखी है। जी हाँ, ईसाइयों के नाम कर दिया है उस मेट्रो स्टेशन को। उस मेट्रो स्टेशन का नाम ही मरियम मेट्रो स्टेशन है। और अंदर जो तस्वीर
और जो कैलीग्राफी है, जो डिज़ाइन है, वो जो ईसाई जिस तरह से जनाब मरियम को पोर्ट्रे करते हैं, ठीक उसी थीम पर पूरा स्टेशन बनाया गया है। आप ईरान के खिलाफ हो या साथ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गालियाँ बकिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो दम ईरान ने दिखाया है उसे आज ईरान के दुश्मन भी मानते हैं। ईरान खुल्लम खुल्ला पूरी दुनिया को चैलेंज भी कर रहा है इस वक्त। कैसे? 7 साल में पहली बार ईरान ने अपने टैंकरों का ट्रैकर खोल दिया है। ट्रैकर की वजह से कोई भी देश उसके टैंकरों को ट्रैक कर सकता है, सीधा अटैक कर सकता है, निशाना बना सकता है। अब आप लोग कहेंगे भाई इसमें चैलेंज वाली क्या बात है? जब यूएन ने बैन लगा दिया और पूरी दुनिया की तरफ से ईरान पर बैन लगा दिया गया, बैन लगाने का मतलब यह है कि अब समुद्र के अंदर ईरान के जो टैंकर कहीं से गुजरेंगे तो यूएन का कोई भी देश उसे रोक सकता है, सीज कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, उस पर हमला कर सकता है। तो ईरान ने ऐसे में ट्रैकर और खोल दिए कि दम है तो रोक के दिखाओ, दम है तो कुछ करके दिखाओ। इजराइल का गुड़गांव क्यों फट रहा है ईरान से पंगा लेने में? क्यों नेतन्याहू ने दूसरे अरब देशों से कहलवाया ईरान से कि पापा हम लड़ना नहीं चाहते? क्यों? वजह बता रहा हूं। आज एक नई बात और सुनिए। एक रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का जिक्र इजराइल, अमेरिका, यूरोप में हर जगह है। 12 डेज जो वॉर हुई थी, उस जंग के दौरान इजराइल के ऐसे ठिकाने पर ईरान की मिसाइल जाकर गिरी जो ऊपर तो रेजिडेंटल बिल्डिंग थी, लेकिन उस बिल्डिंग के नीचे एक खुफिया बेस था जहां अमेरिका और इजराइल के ऑफिशियल्स मुलाकात करते थे। अल्लाह अकबर। बेशक तुम्हारी नज़र में ईरान जो भी हो, लेकिन अल्लाह नहीं पता क्यों, लेकिन ईरान का साथ देता है। और अल्लाह ने, परवरदिगार ने इसी तरह से ईरान का ऐसे ऐसे मोड़ पर साथ दिया जब सारी दुनिया कह रही थी कि ईरान का अस्तित्व मिट जाएगा। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। ईरान पर दुनिया भर की पाबंदियां हैं, ईरान पर दुनिया भर के बैन लगे हुए हैं, लेकिन आप खुद नज़रों से देखिए। आप पढ़े लिखे और समझदार हैं। यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो आपको मोबाइल चलाना आता है। मोबाइल चलाना आता है तो इसका मतलब ये है कि आप इतने पढ़े लिखे हैं कि जो आप सुनेंगे आप उसको समझेंगे भी। ठीक, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। आप ये सोचिए कि जहां सारी दुनिया ने ईरान पर बैन लगाया हुआ है, ऐसे में ब्रिटेन के 2 नागरिकों को ईरान ने केस चलाकर उन पर 30 साल की सजा सुना दी है। इल्ज़ाम उन पर यह है कि फ्रांस और ब्रिटेन के लिए ईरान में रहकर ये 2 बरतानिया के नागरिक जासूसी कर रहे थे। एक हमारे देश वाला है, वो ट्रंप को छोड़ो काउंटर ही नहीं करता, बीजेपी आईटी सेल को छोड़ देता है, लड़ो, रिप्लाई करते रहो। इतने साल बीत गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक बयान नहीं। और हमारे ही दोस्त ईरान को देखिए, 3 दिन पहले ईरान के खिलाफ जहर उगलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई, आपको याद होगा कि भाई अगर हमने ईरान पर हमला नहीं किया होता तो गाजा की डील नहीं होती। हमने ईरान की जो आतंकी न्यूक्लियर साइट्स थी वो हमने तबाह कर दी, और ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमने बेकार कर दिया। उनका प्रोग्राम ये पीसफुल नहीं था, वो आतंकवादियों का साथ देता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और मैंने ये हमला करके ईरान को मजबूर कर दिया और आज डील गाजा से हो गई। 2 अलग बातों को ट्रंप ने मिला दिया सिर्फ अपने थोबड़े को चमकाने के लिए। इतना लंबा देखिए पोस्ट लिखकर ईरान के विदेश मंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के मुंह में थूक दिया। सीधा डिसअपॉइंटमेंट और सीधा डिसएग्री हो गए और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बोला उसमें कोई सच्चाई नहीं है, सब का सब झूठ है। हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो पीसफुल था, हमने दूसरों के लिए ख़तरा कभी पैदा नहीं किया। और जो जेनोसाइड करने वाले का साथ दे रहा है, जो दूसरों पर खुद हमला करवाता है, वो पीसफुल प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है? उसको शांति का दूत कैसे माना जा सकता है? ट्रंप झूठा है। अमेरिका के FBI के चीफ ने पूरी प्रेजेंटेशन दी है, ये है वीडियो आपकी स्क्रीन पर। इन्होंने क्लेम किया है कि
अमेरिका के अंदर जासूसी के मामले बहुत बढ़ चुके हैं। 50% रशिया के अटैक हैं, साइबर अटैक। 50% जासूसी हमारे मुल्क में घुसा हुआ चीन कर रहा है और 30% अकेला ईरान और ईरान के हैकर्स हमारे नेटवर्क में घुसे हुए हैं और जासूसी कर रहे हैं। अब जिस देश को जिंदा रहना है और ठीक से काम कर रहा है उसे ट्रंप की बात माननी पड़ेगी। इसीलिए दो सगे भाइयों को आज हम अलग होता हुआ देखेंगे। हजरात मोहतरम, इराक ने कहा है कि 2028 तक हम ईरान से गैस और तेल लेने से दूर हो जाएंगे। मोहतरम हजरात, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई को आप जानते होंगे। उनका लेटर लेकर, उनका खत लेकर ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ पहुंचे हैं रूस। तस्वीर ये खास है, ये ईरान के नेशनल सिक्योरिटी जो चीफ हैं वो खुद व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं और पुतिन को उन्होंने खामनाई का लेटर सौंप दिया है। सलमान मोमिका नाम का एक आतंकवादी जो स्वीडन से लेकर दूसरे इलाकों में जब जाता था कहीं भी, और उसकी खूब वीडियोस हमने आपको दिखाई कि किस तरह से वो कुरान को जलाता था और स्पेशली पूरी फौज, देश की सिक्योरिटी उसे दी जाती थी और चौक पर, सड़क के चौराहे पे खड़ा होकर वो कुरान का जो है अपमान करता था, बेहुरमती करता था और उसको घमंड था कि उसको कोई छू नहीं सकता। किसी व्यक्ति ने उसको सही ठिकाने पर पहुंचा दिया। अब जिस व्यक्ति पर कत्ल का इल्जाम था, खबर है कि वो ईरान भाग गया। अब जो स्वीडन है वो ईरान से उस व्यक्ति की मांग कर रहा है कि वो व्यक्ति हमें लौटाओ। उधर ईरान के IRGC के ऊपर आतंकी हमला हुआ जिसमें IRGC का एक फौजी मारा गया है। ईरानियन न्यूज़ पॉडकास्ट के अंदर ये है वो वीडियो। वैज्ञानिक बैठा हुआ है, इस व्यक्ति ने खुलासा किया है 12 डेज वॉर में एक ईरानी वैज्ञानिक को मारने के लिए इजराइल ने 70 आम लोगों को मारा और पता नहीं कितने वैज्ञानिकों को मारा और कितने लोग मारे। और इसके बावजूद हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम परमाणु बम आज बना सकते हैं, लेकिन हमारा ना इरादा है ना हम बना सकते हैं क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर ने मना किया है। माइक्रोसॉफ्ट जेनोसाइड सपोर्टर कंपनी ने कहा है कि ऑफिशियली रिपोर्ट आंकड़ा जो हमने निकाला है उसमें ईरान इस वक्त UAE, अमेरिका और इजराइल में सबसे ज्यादा साइबर अटैक कर रहा है। हजरात, MI5 को कौन नहीं जानता? ब्रिटेन की खुफिया और खतरनाक इंटेलिजेंस उस MI5 के चीफ ने कहा है, लगाओ भाई रिपोर्ट लगाओ स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया। MI5 के चीफ ने कहा है कि हमारे मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा ईरान, रशिया और चाइना बन चुके हैं क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे जो लीडर्स हैं और नेता हैं उनको निशाना बना रहे हैं। वहीं आदत से मजबूर इंटरनेशनल लेवल का आतंकी जिसका नाम है नेतन्याहू, उसने लेबनान पर एक बार फिर से अंधेरे में बम गिरवाए। अब दुनिया यह देखे, इजराइल का ऑफिशियली लिखित में लेबनान से सीजफायर है और इजराइल के सीजफायर का क्या मतलब है देखिए। يا زهراء حامي الغرام يا زهراء अल्लाहु अकबर। उधर सीरिया के राष्ट्रपति जोलानी सीधा पहुंचे हैं रशिया। व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। सीरिया के अंदर रूस मौजूद है और रूस का एयरबेस भी मौजूद है। रशिया और जो सीरिया है
उसके बीच के रिश्तों को सुधारने के लिए और साथ में कोऑपरेट करने के लिए जो जोलानी हैं वो पुतिन से मिले हैं। उधर जोलानी ने पुतिन से मांग कर ली कि भाई जो पूर्व राष्ट्रपति है बशर अल असद, उसको आपने पनाह दी है, उसे हमें लौटाइए ताकि हम उस पर केस चलाएं। दूसरा, आप वादा कीजिए कि सीरिया की जो गद्दार फौज है उसको आप हथियार नहीं देंगे और जो रूस है वो हमारे लिए खतरा नहीं बनेगा। एक अच्छी बात कही जोलानी ने। जोलानी की इस बात से मैं सहमत हूँ। जोलानी ने पुतिन से मांग की कि आपका जो मिलिट्री बेस सीरिया के अंदर है उसको बढ़ाइए, अपनी मौजूदगी वहां ज़्यादा कीजिए ताकि इजराइल को हमें रोकने में मदद मिले। अब सुनिए, आइए सीरिया के अंदर आइए। सीरिया के अंदर इजराइल की फौज ज़मीन पर मौजूद है, कई जगह भारी मात्रा में मौजूद है। एक बार फिर से सीरिया के अलग अलग गांवों के अंदर इजराइल की फौज घुसी, लोगों को मारा, गिरफ्तार किया, लूटा और वापस अपने एरिया यानी अपने जोन में चली गई। जोन का मतलब ये नहीं कि वो इजराइल भागे, नहीं, जहां उन्होंने अपना बेस बनाया हुआ है सीरिया के अंदर वहां चली गई। उधर सीरिया की फौज की एक बस में धमाका हुआ, 5 फौजी मारे गए, कई घायल हुए। ये वही तस्वीर है। सीरिया दोस्तों फिलहाल स्टेबल नहीं है और कहीं भी कुछ भी हो सकता है। बहरहाल इतना ही कहूँगा कि जो भारतीय सीरिया जाते आते रहते हैं, जिसे उर्दू में शाम कहते हैं, भाई बच के रहिए। अभी सीरिया और ईरान जाने से थोड़ा सा बचे। मोहतरम हज़रात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आज अभी के लिए इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।